हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक मानव शरीर की प्रमुख बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मानव शरीर में पाए जाने वाली प्रमुख अंतर्ग्रंथियों के बारे में। तो आइए अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की प्रमुख बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां तो कल की कक्षा में मैंने बताया था कि ऐसी ग्रंथियां जिनसे रासायनिक पदार्थ के निकलने वाले पदार्थ का नाम होता है एंजाइम, उनको क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां। और ये कैसी होती है? नलिका युक्त होती है, ये ध्यान रखना। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि कहां पर होती है? अगर पूछा जाए तो आंख में, मनुष्य की आंख में ग्रंथि पाई जाती है। और इससे निकलने वाले पदार्थ का यानी एंजाइम का नाम होता आंसू। क्या निकलता? आंसू। तो पूछा जाए आंसू का सिक्रेशन किस ग्रंथि से होता है? लैक्राइमल ग्रंथि। या आंख की ग्रंथि को क्या बोला जाता? लैक्राइमल ग्रंथि। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। दूसरी हम इसमें ग्रंथि पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, आंसू में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ध्यान रखना, लाइसोजाइम एंजाइम। इसके अतिरिक्त, आंसू के अतिरिक्त मनुष्य की लार में टाइलिन के साथ लाइसोजाइम भी पाया जाता। इसके अतिरिक्त ये पसीने में भी और यूरिन में भी। अगर पूछा जाए पसीना, लार, यूरिन, आंसू, इनमें कौन सा प्रमुख एंजाइम होता? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम में नमक की यानी साल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए आंसू क्या लगते हैं? थोड़े नमकीन लगते हैं, ध्यान देना। तो पूछा जाएगा लैक्राइमल ग्रंथि, आंख की ग्रंथि का नाम लैक्राइमल ग्रंथि। दूसरी जो इसमें प्रमुख ग्रंथि है वो पढ़ते हैं हम स्वीट ग्लैंड। जिससे क्या निकलता? पसीना, यानी ये पसीना ग्रंथि भी इसको बोल सकते हैं। पसीने का सेक्रेशन होता। तो अभी तक हमने दो ग्रंथि पढ़ी, लैक्राइमल ग्रंथि और स्वीट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि। तीसरी इसमें हम पढ़ेंगे सिरुमन ग्रंथि। सिरुमन ग्रंथि ये कहां पर पाई जाती है? सिरुमन ग्रंथि कान में, मनुष्य के कान में पाई जाती है। और ध्यान देना, इससे जो निकलता कान का मोम इसी ग्रंथि से निकलता। तो अभी तक हमने कितनी बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा? 3। लैक्राइमल ग्रंथि कहां पर? आंख, क्या निकलेगा? आंसू। स्वीट ग्लैंड यानी पसीना। सिरुमन ग्रंथि कान में, जिससे कान का मोम का निर्माण होता। और नंबर 4 पढ़ेंगे हम इसी में सैलिवरी ग्रंथि। सैलाइवरी ग्रंथि, ग्लैंड बोल दो या ग्रंथि बोल दो, एक ही बात है। ये होती है लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। तो पूछा जाएगा लार ग्रंथि का नाम क्या है? तो सैलाइवरी ग्रंथि। कान की ग्रंथि का नाम क्या है? सिरुमन ग्रंथि। पसीना ग्रंथि को क्या बोलते हैं? स्वीट ग्लैंड। आंख की ग्रंथि को क्या बोलते हैं? लैक्राइमल ग्रंथि। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से आता है कि मनुष्य के लार में 2 प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, दोनों का हमें नाम पता होना चाहिए। एक एंजाइम मिलता है लार में टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे पाचन वाले में, पोषण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहीं पर केवल नाम ध्यान रखना कि मनुष्य की लार में 2 प्रमुख एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम। तो आप इन चारों ग्रंथियों को नोट डाउन करें, फिर हम अगली ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी और सबसे भारी और सबसे प्रमुख ग्रंथि आएगी यकृत। यकृत अर्थात लीवर।
तो आइए पढ़ते हैं यकृत के बारे में। यानी लिखो यकृत, या इसी को क्या बोलेंगे, लीवर। लीवर, तो ध्यान देना यकृत या लीवर के बारे में। ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग और ग्रंथि है। ध्यान देना, सबसे ज्यादा मानव शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं यकृत में ही होती हैं, तो इसलिए इसको यकृत को क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला। तो हम इसके बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे यकृत के बारे में। यकृत आकृति में कुछ इस टाइप से होता है, ये थोड़ा ऐसे ये बना दो, इस टाइप से यकृत की आकृति होती है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण बहिस्रावी ग्रंथि। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे यकृत के बारे में कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं भारी ग्रंथि है। क्या है, भारी ग्रंथि है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसमें, ये सबसे बड़ी भी है और सबसे भारी भी है, और इसका टाइप कैसा है, बहिस्रावी ग्रंथि। और यहीं से अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसको भी नोट करके लिख लेना। नोट करके, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, जो हमने कल पढ़ी थी, थायराइड। तो ध्यान रखना, थायराइड कहाँ मिलती थी, और गले में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन आए ओवरऑल के मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, तो भी आंसर यकृत। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आंसर थायराइड। ये पॉइंट ध्यान रखना। यकृत के बारे में देखो, दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, यकृत के बारे में एक पॉइंट, शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं कहां पर होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं यकृत में होती हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इसीलिए यकृत को क्या बोला जाता है, यकृत को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसको ध्यान रखना। क्या बोलते हैं यकृत को, इसी कारण रासायनिक प्रयोगशाला। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या लगाओगे, यकृत। तो यकृत के बारे में अब तक हमने 2 पॉइंट पढ़े, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और एवं भारी ग्रंथि कौन, यकृत। मनुष्य के शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला यकृत। क्यों, क्योंकि यकृत में सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शनें होती हैं। इसके बारे में अगला पॉइंट ध्यान रखना यकृत के बारे में। यकृत मनुष्य का शरीर का ऐसा अंग है या ग्रंथि है जिसमें पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन की सबसे अधिक क्षमता होती है। सबसे अधिक क्षमता होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि यकृत ऐसा अंग है जिसमें इसकी अगर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो ये स्वयं से बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है यकृत अपनी कोशिकाओं को, उनका पुनः निर्माण बहुत जल्दी करता, और ऐसा करने वाला ये मनुष्य का सबसे प्रमुख अंग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा पुनर्भवन क्षमता किसमें होती है, तो आंसर लगाओगे यकृत। और वही सबसे कम वाला पूछ लिया जाए तो उसको भी ध्यान रखना, सबसे कम मनुष्य के मस्तिष्क में होती है ये क्षमता। सबसे कम मस्तिष्क में ये क्षमता होती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वो आसानी से क्या नहीं करती, रिकवर नहीं करती। इसलिए अगर किसी के दिमाग पर चोट लग जाती है तो बोला भी जाता है कि दिमाग की चोट है, थोड़ा समय लगेगा इसको ठीक होने में। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि इसकी रीजनरेशन क्षमता मस्तिष्क की क्या होती है, सबसे कम। और सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसकी होती है, यकृत की। तो ध्यान रखना यकृत के बारे में अभी तक हमने 3 फैक्ट जाने। मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं भारी ग्रंथि यकृत, वहीं पर ध्यान रखना सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे तो थायराइड। फिर क्वेश्चन आएगा शरीर में सबसे ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं किस अंग में होती हैं, तो भी आंसर यकृत।
या पूछा जाए शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किस अंग को कहा जाता है, तो यकृत। और शरीर में किस अंग की पुनर्भरण क्षमता सबसे अधिक होती है, रीजनरेट करने की क्षमता, तो वो भी आंसर यकृत। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम यकृत के बारे में अन्य फैक्ट जानेंगे। ध्यान देना यकृत के बारे में। अगला जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु, क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से यानी पॉइजन के कारण होती है, तो उस व्यक्ति के किस अंग को चेक करा जाएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डॉक्टर क्या चेक करते हैं, तो यकृत को चेक करा जाता है। क्योंकि यकृत में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, कूफर कोशिकाएं, कूफर सेल्स। तो ये क्या काम करती हैं, शरीर जितना भी हमारे विषैले पदार्थ लेता है, जिसमें एक अल्कोहल भी शामिल है या और कोई भी विषैले पदार्थ रहेगा, तो ये कोशिकाएं उन सभी विषैले पदार्थों को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और यदि कोई व्यक्ति पॉइजन या जहर खा लेता तो कूफर कोशिकाएं ही नष्ट हो जाती हैं जहर से, तो यकृत डैमेज हो जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से होती है तो उसके किस अंग को चेक करा जाएगा, यकृत को। देखो यकृत ऐसा अंग है जो अनेक क्रियाएं करता है। अगला जो इसमें पॉइंट ध्यान रखना, यकृत से हिपेरिन, हिपेरिन एक प्रोटीन निकलता है, विशेष प्रकार का प्रोटीन, उसका नाम क्या है, हिपेरिन। तो ये हमारा जो ब्लड है, रक्त को जमने से रोकता है। तो यकृत की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, नर्व्स में, तो सबको जमने से, अगर हिपेरिन ये प्रोटीन निकालना बंद कर देगा तो रक्त जम जाएगा और व्यक्ति अकड़ जाएगा, व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो हिपेरिन प्रोटीन किससे निकलता, यकृत से। यकृत एक विशेष प्रकार का प्रोटीन फाइब्रोनोजिन को भी निकालता है, फाइब्रोनोजिन, जो रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है, रक्त के थक्का जमने में सहायक। इसको बोलते हैं क्लोटिंग। ये जमना मतलब क्लोटिंग, रक्त की क्लोटिंग। जैसे चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद 1 या 1.5 मिनट के अंदर रक्त अपना आप बहना वहां पर क्या रहता है, बंद, तो उसको बोलते हैं रक्त की क्लोटिंग। तो उसमें कौन सहायक है, फाइब्रोनोजिन। यहीं पर ध्यान रखना, जो रक्त की क्लोटिंग होती है, उसकी ब्लड की क्लोटिंग होने के लिए हमें विटामिन के की भी आवश्यकता होती है। और शरीर में अगर धातु में पूछा जाए तो कैल्शियम धातु की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन का नाम दे, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन फाइब्रोनोजिन। अगर पूछे किस विटामिन की उपस्थिति अनिवार्य है, तो विटामिन के। और अगर धातु पूछे तो कौन सी धातु होनी चाहिए, तो कैल्शियम। तो ये पॉइंट हमें क्या रखना, ध्यान रखना। तो हमने पढ़ा अभी तक इसके बारे में, कूफर कोशिकाएं क्या होती हैं, जो पॉइजन से नष्ट हो जाती हैं। दूसरा पढ़ा हमने, हिपेरिन प्रोटीन निकालता है जो रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। और तीसरा पॉइंट हमने अभी तक पढ़ा कि फाइब्रोनोजिन विशेष प्रकार का प्रोटीन निकालता है जो क्या काम करता, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता। अगर सहायक विटामिन पूछे तो विटामिन के, और अगर धातु पूछे तो धातु पूछे तो कैल्शियम। अगला पॉइंट, लीवर के बारे में हमको जानना होता कि सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो वो भी ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज्यादा मात्रा, कोलेस्टेरोल की सबसे ज्यादा मात्रा कहां पर होती है, क्योंकि ये इसको संग्रहित रखता और संश्लेषित करता, तो वो कहां पर होती है, लीवर में होती है, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त लीवर अपने अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, लोहा यानी आयरन और कॉपर का भी क्या करता, को भी संग्रहित रखता है, ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, लीवर के अंदर कौन कौन से विटामिन ए, डी, ई, के और लोहा, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, संग्रहित, स्टोर रहते हैं।
इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, लीवर हानिकारक अमोनिया, जो हमारे यूरिन में अमोनिया को किसमें बदलता, यूरिया में, क्योंकि हमारे मूत्र का प्रमुख अवयव क्या होता है, यूरिया। जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके यूरिन में मुख्य जो पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया, हानिकारक विषैला अमोनिया। तो हमारा लीवर अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में, और इस चक्र को बोलते हैं ऑर्निथीन चक्र। तो ऑर्निथीन साइकिल, एक साइकिल चलता, पूरा चक्र चलता, उसके माध्यम से ये हानिकारक अमोनिया को किसमें बदल देता, यूरिया में। तो ध्यान रखना ये सभी किसके कार्य चल रहे हैं, लीवर के। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लीवर के अन्य कार्यों की चर्चा करेंगे। याद रखना लीवर के बारे में कि लीवर, ये इससे कंफ्यूज होते हैं, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता, तो वो लीवर बदलता। इसके अतिरिक्त लीवर, अगर एक टर्म होते है यकृत सिरोसिस, ये लीवर सिरोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर लीवर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, यकृत सिरोसिस। कभी कभी फैटी लीवर, जो ज्यादा अल्कोहल पीने से या कभी कभी नॉन अल्कोहलिक पदार्थों से भी इसकी समस्या हो जाती है, फैटी लीवर की। तो फैटी लीवर की समस्या में भी यकृत का क्या होता है, सिरोसिस होता है, यकृत सिरोसिस। और उसके बाद कभी कभी ये यकृत कैंसर, लीवर कैंसर में बदल जाता है, यकृत कैंसर में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। तो यकृत सिरोसिस, फैटी लीवर, ज्यादा किससे, ज्यादा अल्कोहल पीने से, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से किसकी समस्या हो जाती है, सेवन करने से फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। इसीलिए जितने शराबी व्यक्ति होते हैं जो अल्कोहल का ड्रिंक करते हैं, मतलब अल्कोहल पीते हैं, अगर पूछा जाए उनके किस अंग को शराब सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो आंसर तब भी क्या लगाओगे, यकृत, लीवर। ध्यान देना लीवर के बारे में। अन्य पॉइंट हमने अभी तक जाना, लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके अतिरिक्त लीवर की पुनर्भवन क्षमता सबसे अधिक होती है। मानव शरीर की क्या होती है, रासायनिक प्रयोगशाला होती है। उसके बाद हमने जाना एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकलता, हिपेरिन, तो हिपेरिन को ध्यान रखना। फिर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकलता फाइब्रिनोजिन, जो किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता। उसके अतिरिक्त हमने जाना किसको, ये यकृत ऑर्निथीन साइकिल के माध्यम से किसको, अमोनिया को किसमें बदल देता, यूरिया में। तो ध्यान रखना यकृत के बारे में ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और ये तो एक विशेष प्रकार का पॉइंट था कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं क्या है, भारी ग्रंथि है। इसके अतिरिक्त लीवर क्या काम करता, जो हमारे शरीर की एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जब हम ज्यादा शुगर का सेवन कर लेते हैं या एनर्जी का, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, एक्स्ट्रा फूड के रूप में, तो ध्यान रखना मानव में जो ग्लूकोज है वो किसके रूप में संग्रहित हो जाती है, ग्लाइकोजन के रूप में। और कहां पर, यकृत में। और जब हम कभी हम खाना नहीं खा पाते या भूखे रहते हैं, तो उस स्थिति में हमारे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिल पाती, तो यकृत इसी ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता, ग्लूकोज में, और हमारे शरीर को क्या करता, ऊर्जा प्रदान करता। तो ये था यकृत के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सभी को क्या करना, ध्यान रखना। तो हमने ये पढ़ी मानव शरीर की 5 प्रमुख बहिस्रावी ग्रंथियां। तो इनको सभी को क्या करना, अच्छे से याद करना। अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर की प्रमुख संयुक्त ग्रंथियां या मिश्रित ग्रंथियां, प्रमुख मिश्रित ग्रंथियां, प्रमुख मिश्रित ग्रंथियां।
अब इसमें ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथियों में मनुष्य के शरीर में केवल 2 ही मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक का नाम है अग्नाशय ग्रंथि, या इसको पैनक्रियाज क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड। और दूसरी हम पढ़ेंगे जनन ग्रंथि या गोनेड्स। ठीक है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में कितनी मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो केवल 2। उसमें भी पहली अग्नाशय ग्रंथि और दूसरा जनन ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथियां होती कौन सी है, जो हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करेंगी, हार्मोन्स को भी स्रावित करेंगी और एंजाइम्स को भी। तो हम पहले पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के बारे में ध्यान देना। अग्नाशय के बारे में जो इसका पहला पॉइंट आ जाएगा कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि या संयुक्त ग्रंथि कौन सी है, पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय ग्रंथि। अब ध्यान रखना, ये क्योंकि मिश्रित ग्रंथि है तो इससे क्या निकलते हैं, एक तो एंजाइम निकलते हैं और एक निकलते हैं हार्मोन्स। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि इससे निकलने वाले प्रमुख एंजाइम कौन से हैं। तो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से निकलता अग्नाशयी रस, ध्यान देना। और अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता, एक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता, इसी में लाइपेज होता और इसमें होता एमाइलेज। तो इसमें हमें क्या याद रखना, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता, प्रोटीन का। लाइपेज किसका करता, वसा का। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता। तो अब ये अग्नाशयी रस से जो हमारे भोजन के मुख्य तत्व होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सभी का पाचन हो जाता है। इसलिए अग्नाशयी रस को हम एक रूप में पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं। पूर्ण पाचक रस पूछा जाएगा ऑप्शन में, हालांकि ये जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया जाएगा, पाचन तंत्र, उसमें डिटेल से आते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें कितना ध्यान रखना कि अग्नाशय से इसके कौन से वाले लक्षण से, बहिस्रावी वाले लक्षण से अग्नाशयी रस है निकलता है, जिसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जिसमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो इनको ध्यान रखना। और पूर्ण पाचक रस अग्नाशयी रस, इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम पढ़ेंगे इसमें अग्नाशय में विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, एक कोशिकाएं होती है, लैंगरहैंस की कोशिकाएं। तो नोट करें पहले। अग्नाशय का जो आकार या आकृति होती है, पत्ती के समान होती है, जैसे पत्ती रहती है इस टाइप से। तो इसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स रहती हैं, जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना, जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अल्फा सेल, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना कि कौन सी सेल से कौन सी क्या निकलती है, कौन सा हार्मोन्स निकलता। तो अल्फा सेल से निकलता ग्लूकागोन। एसएससी में अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन्स। दूसरा, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। इसका तो नाम मोस्टली सभी ने सुना होता है, इंसुलिन। और गामा सेल से निकलता सोमेटोस्टेट
सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो सबसे पहले हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अल्फा से कौन सा निकलता, ग्लूकागोन, बीटा सेल से कौन सा निकलता, इंसुलिन, और गामा सेल से कौन सा निकलता, सोमैटोस्टैटिन। फिर हम इनके एक एक के कार्य के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का क्या कार्य होता, इंसुलिन मनुष्य के रक्त में, इसमें ब्लड में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता। किसकी, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता। अगर किसी व्यक्ति के बीटा सेल से, अग्नाशय की बीटा सेल से शर्करा कम मात्रा में निकलती है तो ध्यान रखना उस रोग को बोलते हैं, फिर मनुष्य के रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाता, बढ़ जाता, उस रोग को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। कल हमने बताया था डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज इंसिपिडिस क्या था, जिसमें बार बार यूरिन के लिए जाता है व्यक्ति। और ये क्या है, डायबिटीज मेलिटस, इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज। इसकी पहचान कैसे होती है कि यूरिन में चींटियों का लगना या यहाँ पर डार्कनेस आ जाना, ये सब किसके लक्षण होते हैं, डायबिटीज के। और ये एक बेहद खतरनाक और भयंकर बीमारी है, ध्यान रखना। अब यहां से ध्यान रखना, ये था किसका काम, इंसुलिन का। और इंसुलिन की या मधुमेह की खोज किसने करी, तो एक उसमें ध्यान रखना बेंटिक ने। बेंटिक ने इसकी क्या करी थी, बेंटिक ने खोज करी थी इसकी, इंसुलिन की। अब जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत काम करते हैं। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा कम है तो उस स्थिति में ये शर्करा की मात्रा को क्या करेगा, अधिक कर देगा, की मात्रा को बढ़ाता है ये। तो ग्लूकागोन इंसुलिन के क्या करता है, बिल्कुल विपरीत काम करता। अब इसमें दो शब्द ध्यान रखना, एक शब्द होता हाइपरग्लाइसीमिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, एक होता हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया। ये क्वेश्चन दोनों पूछे हुए हैं एसएससी में। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपर, जैसे बोलते हैं हाइपर टेंशन हो रही है तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा, तनाव हो रहा, तो हाइपर मतलब ज्यादा, तो अति ग्लूकोज रक्तता, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपोग्लाइसीमिया इसके विपरीत होता, तो न्यून ग्लूकोज रक्तता, तो ये होती है कौन सी कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा, केवल दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा बीटा सेल से कौन सा, इंसुलिन निकलता है जो शर्करा की मात्रा को क्या करता, कम करता। अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो रोग होगा डायबिटीज मेलिटस। दूसरा पढ़ा हमने ग्लूकागोन, ग्लूकागोन मतलब जो क्या काम करता, ग्लूकागोन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। और ये सोमैटोस्टैटिन जो ये उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता, क्रियाओं के लिए यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। अगर ये सही मात्रा में नहीं निकलेगा तो हमारा बोलते हैं ना, खाया पिया नहीं लगेगा दही में, तो खाया पिया क्या रहता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज क्या होती है, स्लो हो जाती हैं। तो ये हमको ध्यान रखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये थी हमारी अग्नाशय ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे जनन ग्रंथि के बारे में। स्क्रीनशॉट लें इसका। जनन ग्रंथि, तो दूसरी ग्रंथि नोट करें, जनन ग्रंथि। देखो, जनन ग्रंथि पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। उनका हमें क्या रखना, नाम ध्यान रखना। पुरुषों में सबसे पहले हम पुरुषों में बात करेंगे। पुरुषों में
पुरुषों में। तो पुरुषों में जब जनन ग्रंथि होती है वो वन पेयर, एक जोड़ी क्या होते हैं, टेस्टिस, उसका नाम क्या होता है, वृषण या टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं, वन पेयर, एक जोड़ी। और इससे जो हार्मोन्स वो निकलता है, हार्मोन्स, उसका नाम है टेस्टिस्टेरोन। टेस्टिस्टेरोन। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेस्टिस्टेरोन महिलाओं का से निकलने वाला हार्मोन है या पुरुषों से। तो ये पुरुष हार्मोन है जो किससे निकलता है, टेस्टिस से। और ये पुरुषों में द्वितीयक जो पुरुष वाले लक्षण होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। जैसे पुरुषों की में आवाज का क्या होना, आवाज का भारी होना, मांसपेशियों का क्या होना, मजबूत होना का मजबूत, स्पर्म निर्माण। तो इन सब में क्या होता है, सहायक टेस्टिस्टेरोन। तो इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो महिलाओं में जनन ग्रंथि होती है। महिलाओं में अब हम बात करेंगे महिलाओं में जनन ग्रंथि। महिलाओं में तो महिलाओं में जो जनन ग्रंथि है इसका नाम होता है ओवरी या अंडाशय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी। और ये भी कितने होते हैं, वन पेयर। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, दो हार्मोन्स का नाम ध्यान रखना। एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स महिलाओं में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, द्वितीयक महिला लक्षणों वाले। मतलब जैसे महिलाओं की आवाज का पैना होना, इन्हीं हार्मोन्स के कारण महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, इसको एमसी चक्र बोलते हैं। उसके लिए भी कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये ध्यान रखना किसके बारे में, क्वेश्चन मोस्टली यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है या पुरुष हार्मोन है। तो टेस्टिस्टेरोन किसके, पुरुष का, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किसका, ये ध्यान रखना। एक शब्द है मेनार्की। मतलब जब महिलाओं में एमसी चक्र का प्रारंभ होता, इसको एक शब्द में बोला जाता है मेनार्की। और एक है मेनापोज, जब एमसी चक्र का क्या होता है, समापन। तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर की ये थी दोनों मिश्रित ग्रंथियां, पहली ग्रंथि अग्नाशयी ग्रंथि और दूसरी जनन ग्रंथि। तो अब हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया कि मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ी थी अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी क्लास में पढ़ी है हमने बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियां। तो इनको अच्छे से याद करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।